नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज कुछ कहानियों की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है ये भी बताऊंगा। लेकिन सादत हसन मंटो की कहानी, एक कहानी, बहुत मशहूर कहानियां हैं उनकी, लेकिन एक कम मशहूर कहानी की बात मैं कर रहा हूं, जिसका नाम है यजीद। सादत हसन मंटो इत्तेफाक से बीते हफ्ते ही उनकी उनका जन्मदिन पार हुआ है और कई लोगों ने उनको याद किया। लेकिन मेरे याद करने की वजह दूसरी है। पहले वो कहानी सुन लीजिए। यजीद जो है, असल में मंटो की जो विभाजन पे कहानियां हैं, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे कहानियां हैं, वो जैसे जख्मों से टीसती कहानियां हैं। उनमें जैसे यादों का एक झंझावात चलता रहता है, जैसे एक खून का दरिया लगातार है जिससे लोग बाहर आ रहे हैं। तो यजीद में भी एक गांव है, उस गांव में भी दंगों की याद है, अपनों के मारे जाने की तकलीफ है। और इस तकलीफ के बीच ही शादी ब्याह भी हो रहे हैं, पर्व त्योहार भी बन रहे हैं। तो उसमें एक शख्स है जिसने शादी की, उसको बच्चा होने वाला है, उसकी पत्नी को। और पत्नी की मेमोरी भी वैसी ही है। उसके पिता भाई मारे गए हैं दंगों में। इन सबके बीच अचानक ये खबर फैलती है कि हिंदुस्तान जो है दरिया का पानी बंद करने वाला है। सब हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। दरिया का पानी बंद हो जाएगा तो हमारी फसलें कैसे उगेंगी, हम पानी क्या पिएंगे, क्या हमें प्यासा मार देना चाहते हैं। हालांकि गांव में तर्क करने वाले भी कुछ लोग हैं। वो बताते हैं कि असल में जो तुम्हारे लिए नाइंसाफी है वो उसके लिए जायज है, क्योंकि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं। और एक दूसरे के दुश्मन जो होते हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान जो कर रहा है जायज है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि दरिया अगर बंद होगा तो लोग क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे। इस बीच उसको बच्चा होता है जो नायक है, और वो अपनी पत्नी को देखता है, अपनी बीवी को देखता है और कहता है कि इसका नाम यजीद होगा। यजीद, आपको वो याद होगा कि वो शख्स है जिसने प्यासा मार दिया था हसन हुसैन को, जिसकी कहानी हम बार बार दोहराते रहते हैं। ये हैरान होती है कि यजीद, वो बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर कोई दरिया बंद करेगा तो हो सकता है ये दरिया खुलवा दे। तो एक उम्मीद की कहानी, एक मिथक को बदलने वाली कहानी, ये मंटो कह रहे थे उस समय। एक दूसरी कहानी याद आ रही है, उसके बाद बताऊंगा कि इन कहानियों को याद करने का मकसद क्या है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी। मलबे का मालिक में 1947 के 4 साल बाद 51-52 में लाहौर में, अमृतसर में हॉकी का मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। और लाहौर से बहुत सारे लोग, जिनका अमृतसर में बहुत कुछ उजड़ गया है, वो आए हैं और पुरानी गलियों को देख रहे हैं। क्या बदल गया अमृतसर में, कैसा बदल गया। यहाँ वाले भी पूछ रहे हैं कि लाहौर अब कैसा है, कितना बदला है, क्या नहीं बदला है। उसी में एक गनी मियाँ हैं, वो अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं। उनको मालूम नहीं है कि उनके बेटे चिराग दीन को किसने मारा है। गनी मियाँ पाकिस्तान चले गए थे, चिराग दीन जाने से इनकार कर रहा था, मोहल्ले वालों के आसरे पे था। लेकिन उसको रखे पहलवान ने बुरी तरह मारा, उसका मकान लूट लिया गया, जला दिया गया। अब मकान की जगह मलबा है और गनी मियाँ उसी मलबे पे आके बैठते हैं, सबको पुकारते हैं कि कैसे चला गया रखे पहलवान से, जो असल में उनके बेटे का हत्यारा है। उससे बात करते हैं कि तू, तेरे रहते कैसे मारा गया मेरा बेटा, वो तो तुझ पे बहुत भरोसा करता था। और रखे पहलवान का मुंह सूख रहा है। वो पता चलता है कि कैसे इंसानियत की पुकार के आगे वहशत जो है बेचारगी से अपना सर छुपा रही है। वो गनी मियाँ लौट जाता है और मलबे का मालिक जो बना बैठा है रखे पहलवान, वो उदास अनमना सा, जैसे लेखक ने लिखा नहीं है लेकिन अपने किए पे पछता रहा हो, कहीं ये बात आती है। दोस्तों, मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं?
ये दो कहानियां मैंने क्यों सुनाई? हालांकि आप कहेंगे कि अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोई खिड़की खुलती दिखाई पड़ती है और भावनाओं का एक रेला बहुत सारे उदारवादियों के भीतर बह निकलता है, लेकिन वो रेला है इसलिए आता है। असल में आरएसएस के बड़े नेताओं में एक दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और राष्ट्रीय आत्मसम्मान का ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना सरकार का काम है, लेकिन बातचीत चलती रहनी चाहिए, कारोबार चलता रहना चाहिए, वीजा आने जाने का देते रहना चाहिए, ये सब नहीं रुकने चाहिए। इसके पहले ये खबर भी आई कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ पूर्व फौजी अधिकारी शायद सरकार की शह पे या इशारे पे ही भारत पाकिस्तान से अलग दोनों देशों के किन्हीं तीसरे देशों में एक दो बैठक कर चुके हैं आपसी रिश्तों की बहाली के लिए। अब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की बहाली का सवाल आता है तो दो तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। पहली भावना तो कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता है, वो आतंकवाद का प्रायोजक है, उससे हम संवाद क्यों करें? बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। ये इस सरकार का जाना पहचाना बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला जुमला है। लेकिन सच ये है कि संवाद जो है सब कुछ पे भारी पड़ता है, आतंकवाद पे भी भारी पड़ता है, कारोबार सब कुछ पे भारी पड़ता है। जो इंसानी रिश्ते होते हैं अंततः अपनी जगह बनाते हैं। तो सरकारें चाहे जो भी जुमला उछालें, एक बात और है जो मैं बार बार कहता हूं, जब हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो असल में वो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार या भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की बात होती है। उसमें सरकारें शामिल होती हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है वो शामिल होते हैं, जिनको सरकारों की शह मिली होती है, और कुछ भटके हुए बागी लोग भी शामिल होते हैं। तो असल में सारी समस्या यही लोग खड़े करते हैं। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार भारत और पाकिस्तान दोनों की प्रतिनिधि बन जाती है, दोनों का पर्याय बन जाती है। जैसे भारत और भारत सरकार एक हों और पाकिस्तान सरकार एक हों, और वो उनके आपसी झगड़े भारत और पाकिस्तान के झगड़ों में बदल जाते हैं। उनका कुछ रिश्ता हुआ हिस्सा दोनों देशों की जनता तक भी चला आता है। दोनों तरफ के अवाम जो हैं तरह तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे को सबक सिखाने की। क्रिकेट के मैदान पे, बाकी जगहों पे खून बिल्कुल उबलने लगता है। मैच पाकिस्तान हारता है तो टीवी तोड़ने की दिलचस्प घटनाएं आती हैं जो हमारे टीवी चैनलों पे चलती हैं। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है दोनों मुल्कों में जो चाहता है कि अमन हो, दोस्ती हो, रास्ते खुलें और साझा बढ़े। क्योंकि भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, लेकिन 1000 साल से जुड़े हुए हैं। और आप जो पुरानी सभ्यताएं कहते हैं, हड़प्पा की और कालीबंगा की, और वो सारा सिलसिला आप देखेंगे तो वहां से लेकर हिंदुस्तान तक एक ही पट्टी बनाता है। तो दोस्तों, इस पट्टी का भी एक इतिहास है जो हमारी रगों में चुभता है, हमारी स्मृति में किसी तरंग की तरह गढ़ता है। पिछले दिनों जब आशा भोसले का देहांत हुआ तो भारत में जितना शोक मना, पाकिस्तान में भी वही हालत दिखी। और वहां की एक लेखिका हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मार्मिक लेख लिखा, मदिहा अरसलान हनीफ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संगीत प्रेमियों के लिए आशा पाकिस्तान और भारत की सामूहिक स्मृति थी, एक आवाज जिसे हमारे घरों में, हमारी शादियों में और हमारे रूहानी लम्हों में दाखिल होने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं थी। ये लिखा है उन्होंने कि कैसे दम मारो दम वहां के युवाओं के बीच की नागरिकता था। तो दूसरे गीत उनके जो उमराव जान के गीत हैं, वहां के बुजुर्गों के बीच उनका पासपोर्ट थे। तो संगीत की दुनिया, खेल की दुनिया,
कल्चर की दुनिया, गजलों की दुनिया, अदब की दुनिया ये सरहदें नहीं मानती है और असली बात यहीं से पैदा होती है। तो ये जो चीज है, ये बातचीत जब भी शुरू होती है तो अचानक कई तार हमारे भीतर झंकृत होने लगते हैं, कई कहानियां याद आने लगती हैं, साझा तकलीफों की वो दास्तानें जिसमें ट्रेनें कटे हुए शवों के साथ एक दूसरे की सरहदें पार करती रही, जिसने दोनों मुल्कों को के बहुत बड़े हिस्से को लगभग वहशियों में बदल डाला था। हाँ, वो दौर था हिंसा का जिसमें लोग लोग नहीं रह गए थे, जानवर हो गए थे कहना भी गलत होगा, क्योंकि जानवर भी किसी मकसद के लिए इस तरह का कत्लेआम नहीं करते हैं जो उन दिनों हुआ था। तो खैर, अगर इन सब के बीच पिछले कुछ वर्षों में भारत पाकिस्तान के बीच सरहदें बिल्कुल बंद है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो अगर ये शुरुआत होती है तो इस शुरुआत को मानिए कि एक अच्छी शुरुआत होगी। शायद इससे दोनों देशों के रिश्ते ही नहीं बदलेंगे, हम एक बेहतर और उदार समाज में भी बदलेंगे। ये स्थिति वहां भी होगी। एक उदार पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी जरूरी है। एक कट्टर पाकिस्तान, एक अपने आप में बंद पाकिस्तान अपने लिए तो संकट खड़े करता ही है, खुद तो कंगाली की ओर बढ़ता ही है, हमारे यहां भी मुश्किल पैदा करता है, जो मुश्किल बांग्लादेश इन दोनों पैदा कर रहा है। तो कट्टरता मुल्कों को छोटा करती है, हुकूमतों को छोटा करती है, उदारता उनको बड़ा बनाती है। मैं जानता हूं कि इस उदारता की खिल्ली बहुत लोग उड़ाएंगे, बहुत लोग कहेंगे कि यार इसका क्या मतलब है, फिर वो उसी नारे में जाएंगे कि दहशत और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन चलती है। ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें गिर रही हैं, बातचीत हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइलें गिर रही हैं, बातचीत हो रही है। तो बातचीत तो सबसे बड़ा सूत्र है। भारत और चीन के बीच बातचीत ही हो रही है। बीच में हमने एक दौर टकराव का भी देखा जो बेमानी साबित हुआ, क्योंकि अंततः बातचीत से दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगहों पे लौटी। भारत चीन के बीच भी एक सांस्कृतिक संबंध है, लेकिन भारत और पाकिस्तान तो बिल्कुल एक ही देह के दो हिस्से हैं। हमारी सांस उनकी सांस मिलती है, हमारी जुबान उनकी जुबान मिलती है, हमारा खान पान उनका खान पान मिलता है, हमारी आदतें और हमारी बुराइयां भी आपस में मिलती हैं, हमारे मजहब भी मिलते हैं आपस में। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई बातचीत होती है या इस बातचीत की शुरुआत हो पाती है, तो जो लोग सबसे खुश होंगे उनमें मैं भी हूँगा और भी बहुत सारे लोग होंगे। कई चीजें लगातार मुझे याद आ रही हैं। मजाज लखनवी का मशहूर शेर याद आ रहा है, मेरे इस्लाम से मत डर, मेरे ईमान से मत डर, मेरे इस्लाम पे मत जा, वो इंसान हूं कि मजहबी मेरा कुछ और है साकी, अलीगढ़ मेरा फाना और दिल्ली तूर है मेरा, मदीना लखनऊ और काबा मेरा लाहौर है साकी। लखनऊ और लाहौर को मदीना और काबा बताने वाले जो शायर हैं, अगर कोई बातचीत होती है तो उनकी गजलें याद आती हैं, उनकी नज़में याद आती हैं, वो कहानियां याद आती हैं जो मोहन राकेश ने, मंटो ने और तमाम लोगों ने लिखी। और लगता है कि अंततः इस जो बदअमनी का सिलसिला, इस बंद जुबानी का सिलसिला खत्म होना चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। शुक्रिया।